एकीकृत बिहार के वक्त चारा एवं अलकतरा जैसे घोटालों का पर्दाफाश करने वाले जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के नाम लालू प्रसाद यादव, मधु कोड़ा, जगन्नाथ मिश्र जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञों को जेल तक की सैर कराने का रिकॉर्ड है। अभी वर्तमान में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने फिर एक मामले को प्रमुखता से उठाया है। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा 9,20,000 के करीब कंबलों की खरीद जो है 30 करोड़ से अधिक मूल्यों पर की गई थी। इसमें अनियमितता की शिकायत जो है सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिम के विधायक सरयू राय मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। सर देखिए, कंबल के वितरण में अनियमितता की शिकायतें पहले भी आई हैं। जब हम लोगों की सरकार थी 2018 में कंबल घोटाला हुआ था। सरकार में रहते हुए मैंने इसको बड़ी शिद्दत के साथ उठाया था कि जो तरीका अपनाया गया सही नहीं है। इस बार हुआ क्या है कि जो खरीद हुई है कंबलों की वह राज्य के स्तर पर हुई है। पिछले साल जिला के स्तर पर हुई थी और पिछले साल निविदा की जो शर्तें थीं इस बार उसमें परिवर्तन किया गया, उसको और सशक्त बनाया गया कि जो कंबल होना चाहिए वह हैंडलूम में बना हुआ होना चाहिए, पावडरों में बना हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि उसमें 70% ऊन होना चाहिए, बाकी 30% नया धागा होना चाहिए। और इसके बाद था कि धोने के बाद उसका वजन कम से कम 2 किलो से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें इसमें डाली गई थी। अब सशक्त शर्त डालने के कारण से पिछले बार एक कंबल की जितनी कीमत थी उससे 70 से 80 रुपया अधिक कीमत एक कंबल की इस बार हो गई। अब हम लोग कंबल वितरण किए भी हैं, देखे भी हैं। कंबल सारे के सारे पावरलूम से ही बने हुए हैं और ऊन 70% कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। धोने के बाद कई जिलों से खबर आ रही है कि इसका वजन 2 किलो से कम हो जा रहा है। तो मैंने इसको मुनासिब समझा कि मुख्यमंत्री जी के नज़र में हम इसको डाल दें। 1 सप्ताह पहले मैंने उनको पत्र लिखकर भेजा, उनके यहाँ रिसीव हुआ 8 जनवरी को। मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई मेरे पास संवाद आएगा, परंतु नहीं आया। तो कल मैंने ट्विटर पे भी दे दिया और प्रेस के ग्रुप में भी इसको डाल दिया। एक और विचित्र बात दिखाई पड़ी है कि निविदा के निष्पादन में आमतौर पर पहले तकनीकी योग्यता को जांचा जाता है। जो तकनीकी योग्यता की कसौटी पर खरा उतरते हैं उनकी वित्तीय योग्यता टेंडर में देखा जाता है। इसमें पहले वित्तीय योग्यता की ही जांच कर ली गई है और उसके बाद तकनीकी योग्यता की जांच की गई और एक आदमी को उसमें से छांटा भी गया है। तो मुझे यही लगता है कि जो टेंडर में शर्तें थीं निविदा के निष्पादन में जिस पर गौर किया गया उसके आधार पर जिसको भी आपूर्ति करने का आदेश मिला, अगर उस तरह का कंबल नहीं है, गुणवत्ता वैसी नहीं है, तो सरकार को चाहिए जांच कराए और जांच करा के जिसने आपूर्ति किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। तो 2018 में एक बार अनियमितता हुई, वो तो बहुत भीषण अनियमितता थी, कंबल घोटाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बार इसको घोटाला तो नहीं कहेंगे, मगर आपूर्तिकर्ताओं ने लगता है कि निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया है। तो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, उनको चाहिए कि व्यापक तौर तरीके से इसकी जांच करें। ऐसा नहीं कि हर जिले से एक नमूना मंगा लिया और उसकी जांच कर लिया, तो इससे हल नहीं निकलेगा। व्यापक तौर पे उपायुक्तों को कहें कि भाई हर प्रखंड में जो कंबल बंटे हैं उसमें से एक का नमूना लेके आप जांच कर लीजिए, देख लीजिए, या आपके जो स्टॉक आया है बांटने के लिए उसमें से रैंडमली निकाल कर आप जांच लीजिए। कमी है तो आपूर्तिकर्ता पर तो कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए। सर मेरे जानकारी में जो है उसके अनुसार 2 एजेंसियों से कंबल की खरीद की गई है। एक धनबाद की एजेंसी है और एक पानीपत की एजेंसी है और सरकार के अधिकृत पोर्टल जो होते हैं जेम पोर्टल उससे खरीद हुई है। ऐसे में बार-बार इस पोर्टल से भी खरीद होने पर अनियमितता की बातें जो है वो सामने आती रही है लगातार। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जेम्स पोर्टल अनियमितता नहीं होने की गारंटी नहीं देता है। वह एक माध्यम है जिसके माध्यम से निविदाएं मंगाई जाती हैं
निष्पादन तो निविदा समिति ही करती है। दूसरे, इसमें निविदा समिति की एक ही गलती है कि पहले वित्तीय योग्यता को जांच लिया गया, उसके बाद तकनीकी योग्यता जांची गई, जबकि होना उल्टा चाहिए था। बाकी तो जो शर्तें रखी और आपूर्तिकर्ताओं ने कहा कि हम इसका पालन करेंगे, तो इसमें निविदा समिति की तो कोई गलती नहीं है। तो आपूर्तिकर्ता ने अगर सही सामान नहीं दिया है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले बार जिला स्तर पर जो खरीद हुई थी जिसमें ये शर्तें नहीं थी, तो उसी को पैमाना मानकर बाकी राशि रिकवर हो सरकार के खजाना से, जो ज़्यादा पैसा चला गया है, और गुणवत्ता जो होनी चाहिए कमल की वो नहीं रही है। तो जो भी नियम कानून कहता है उसके अनुसार मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए, यही मेरा आग्रह है उनसे। सर, पिछली बार भी देखा गया कि कई मामलों को लेकर के आपने मुख्यमंत्री को लगातार बार बार संज्ञान में दिया, उनके मामलों को लेकर के। जमशेदपुर पश्चिम के तत्कालीन विधायक की भी कई शिकायतें आपने पूर्व में भी मुख्यमंत्री से की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में क्या लगता है इस बार जो आप मामला कम्बल अनियमितता की जो उठा रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई होगी? अब मैं तो भरोसा करूंगा कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें। नहीं, अगर लिपापोती ही करनी है, कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई कर क्या सकता है। इस बार तो उनको प्रचंड बहुमत मिला है, पिछले बार से भी ज्यादा मिला है। मैंने स्वास्थ्य विभाग की अनियमितता उठाया, कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, मगर स्वास्थ्य विभाग ने मेरे ऊपर 2-3 मुकदमे जरूर कर दिए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री पहले भी और अभी भी पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं कि उसमें जो FIR हुआ है उस पर मेरे ऊपर कार्रवाई हो। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो हम लोग तो खतरा मोल लेते हैं। जो भी होगा हम लोग उसका सामना करेंगे, मगर हम लोगों को तो मुख्यमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर इतना न्यूनतम भरोसा रहता है कि नीर विवेक करेंगे और गलत होगा उसको गलत कहेंगे। अब नहीं होता है तो हम लोग तो यही कहेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक सवाल मेरा और है सर। आज आपके एक्स हैंडल पर एक पोस्ट आपने किया है जिसमें धनबाद में हिलटॉप एजेंसी है जो BCCL के अंतर्गत कार्यरत है, उस पर सवाल उठा है पर्यावरण की अनदेखी करने का, और साथ ही उसे ब्लास्टिंग जो कर रहे हैं उससे जो है वहां की घरों की दीवारों में जो है वो दरारें आ रही हैं। ये पूरा मामला क्या है सर? कल मैं धनबाद गया था तो एक बसुरिया तिवारी टोला है, तिवारी बस्ती कहते हैं, वहाँ के लोग मेरे पास आए थे। जी। उन्होंने कहा आप चलिए। तो जो धनबाद जिला का बॉर्डर है उस पर वो आउटसोर्सिंग की माइनिंग है, ओपन कास्ट माइंस है। एक गांव बसुरिया तिवारी टोला धनबाद जिले में पड़ता है, उसके बीच में माइनिंग हो रही है, और दूसरे छोर पर एक रजक बस्ती है जो गिरिडीह जिला के टुंडी प्रखंड में पड़ता है वो इलाका। जी। तो रजक बस्ती तो पूरी तरह से बैठ ही गई है, इसके कारण से बसोरिया तिवारी टोला में घरों में दरारें आ गई हैं। और 2-3 साल से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप हमको मुआवजा दे दीजिए, क्षतिपूर्ति कर दीजिए, हमको कहीं बसा दीजिए। कुछ हो नहीं रहा है। अब कल उस गांव के एक आदमी ने बड़ी मार्के की बात कही मुझसे, क्योंकि BCCL मैंने माइंस के नज़दीक जाकर देखा, जी। तो इसके लिए पर्यावरण स्वीकृति, एनवायरमेंटल कंसेंट BCCL लेता है, और BCCL टेंडर करके किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को देता है। तो जो खनन हो रहा है उसमें सारे जो तकनीकी पैमाने होने चाहिए माइनिंग का, एक का भी पालन नहीं हो रहा है। यानी इन्वायरमेंटल कंसेंट का पूरी तरह से वहाँ उल्लंघन हो रहा है। तो ये देखकर लगा, वहाँ के एक आदमी ने कहा हमसे कि साहब करिएगा क्या, यहाँ तो BCCL के CMD, डायरेक्टर, GM, ये सारे के सारे लोगों का आचरण ऐसा है कि लगता है कि लोग आउटसोर्सिंग एजेंसियों के स्टाफ हैं, सरकार के अफसर नहीं हैं, इनके लिए लोग काम करते हैं। तो मैं प्रतिक्रिया सुनकर मैं बहुत चौकन्ना हुआ। और अभी भी शिकायतें मिली कि कुछ आउटसोर्सिंग वाले जो दामोदर के किनारे अपना ओवरबर्डन डंप करते हैं वो फिर से नदी का अतिक्रमण कर रहे हैं। 1 साल पहले मैंने मामला उठाया था तो धनबाद के DC ने इस पर कार्रवाई की थी, मुकदमा दायर किया था। अब ये रुकता नहीं है, तो बात समझ में नहीं आती है कि आउटसोर्सिंग वाले BCCL को चला रहे हैं या BCCL के एजेंट के नाते वो काम कर रहे हैं। तो मैं फिर जाऊंगा धनबाद, बोकारो जाऊंगा, देखूंगा एक बार, और मैं विधानसभा में भी इस सवाल को उठाऊंगा
सर एक सवाल मेरा आपके विधानसभा क्षेत्र से है, पश्चिम से। पश्चिम में जो कचड़े की समस्या उत्पन्न हुई थी, कचड़ा उठाव नहीं होने के कारण ये मामला बीच में काफी तूल पकड़ा और बाद में इसे बन्ना समर्थक कहेंगे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो लोग भी इस मामले को काफी तूल दे रहे थे और लगातार जो है सरयू राय पर प्रहार कर रहे थे। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अब देखिए, अभी तो मुश्किल से महीना 2 महीना हुआ है मुझे विधायक बने। ये समस्याएं तो पहले से थी। जी। करीब 1.5 साल पहले 2023 के 4 अप्रैल को एनजीटी का एक आदेश आया था जिसमें शपथ पत्र दिया था सरकार ने भी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, उपायुक्त ने भी, निगम ने भी, कि हम लोग जो हमारा कचरा है उसका निष्पादन करेंगे और सोनारी में इसके कारण जो ये पर्यावरण का नुकसान हो रहा है हम उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। 1.5 साल के बाद ये मामला नहीं हुआ। विधायक बनने के बाद मैं गया था सोनारी, उन्होंने बताया देखिए क्या स्थिति है। मैंने फिर एनजीटी में सवाल उठाया। एनजीटी ने कहीं नहीं कहा है कि आप कचरा वहां मत गिराइए। उसने कहा है कि जो पर्यावरण की क्षति हो रही है और इसके धुआं से जो प्रदूषण हो रहा है आप उसको ठीक करिए। मगर इन लोगों ने कहा कि मानव का कचरा वहां नहीं गिरेगा। टाटा स्टील ने बाद में जेएनएससी का कचरा अपने यहाँ बारह में गिरवाना शुरू किया, जबकि 2010 से जेएनएससी और मानगो दोनों का कचरा एक ही जगह गिरता था जहां टाटा स्टील ने जमीन दिया था। सोनारी में भी उन्होंने जमीन दिया था। मानगो का कचरा उन्होंने उठाया नहीं, मैंने उसको अपने यहाँ 12 में डालने का परमिशन नहीं दिया और नगर निगम ने उठाना बंद कर दिया। तो मैं तो एनजीटी में पिटीशन डाला हूँ और मैं इस कचरे की समस्या को न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड में उठाऊंगा, क्योंकि किसी भी नगर पालिका में 2016 में जो नियम बना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। आज भी कचरा उठाकर किसी न किसी जगह डंप कर दिया जा रहा है। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से इनको उसका निस्तार करना चाहिए। अलग छांटिए किस काम का कौन है, किससे आप खाद बना सकते हैं, किस कचरे से आप ऊर्जा बना सकते हैं, मीथेन ये गैस बना सकते हैं। ये सब चीज़ करनी है आपको। यहाँ तो कचरा को डाल के पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। और टाटा स्टील क्या करता है कि जब कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया तो उस पर मिट्टी डाल के वहाँ हरियाली पैदा कर देते हैं और क्रेडिट लेते हैं कि हमने हरियाली पैदा किया है। 2-3 जैसे उदाहरण जब क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं है। इसलिए मैं एनजीटी में इस मामले को उठाकर न केवल जमशेदपुर, मानगो, बल्कि पूरे राज्य की नगर पालिकाओं की जो स्थिति है कचरा निष्पादन के मामले में, मैं इसमें कोई ना कोई आदेश एनजीटी से लेना चाहूँगा ताकि सरकार सही तरीके से इसका निस्तार करे। ये निस्तार नहीं होने से तो आसपास की जगह ही भर जाएगी, पहाड़ खड़ा हो जाएगा कूड़े का, जहाँ भी डालिएगा वहाँ। मानगो से, जमशेदपुर से कचरा तो हट जाएगा, मगर कहीं ना कहीं तो आप इसको डालेंगे, फिर वहाँ कचरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और देखा जाता है कि शहर के बाहर जब ग्रामीण क्षेत्र में जब प्लांट लगाने की व्यवस्था होती है या फिर उसका काम चालू होना रहता है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इसका विरोध कर देते हैं। नहीं, ग्रामीणों का विरोध कोई अस्वाभाविक नहीं है। आप शहर का कचरा क्यों ग्रामीणों के इलाके में डंप करिएगा? आपको अपने यहाँ इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जमशेदपुर में 12 में टाटा स्टील का बड़ा कैंपस है। या तो कहिए कि उस कैंपस का इस्तेमाल हो, या आपके लीज एग्रीमेंट में जो जमीन दिया है उसके आसपास का आप 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन ले लीजिए और वहाँ सारी मशीनें लगा दीजिए जिस तरह से कचरा का निस्तार हो। कचरा आज गिरा तो कल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे इसको हम अलग अलग रूप इसका दे दें। ये नहीं होगा तो कचरा का पहाड़ खड़ा करने से तो कोई मतलब नहीं है, चाहे वो टाटा स्टील करे या मानगो नगर निगम करे या जेएनएससी करे। निस्तार होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है आज भी जमशेदपुर में। टाटा स्टील भी अपने सारे कचरे का निस्तार नहीं कर रहा है। वो कचरा का पहाड़ जाइए 12 में खड़ा हुआ है और उसके पीछे वाले पर हरियाली पैदा कर दी गई है। ये समाधान नहीं है। इसलिए अगर स्वस्थ शहरीकरण होना चाहिए तो जो भी रूल बने हैं कचरा निष्पादन के उसका तो पालन होना ही चाहिए और नदियों को स्वच्छ रखने की भी बात होनी चाहिए। मैं एनजीटी के सामने इस बात को उठाऊंगा। हमारे वकील हैं संजय उपाध्याय जी, सोनारी के ही रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है,
हम लोग इस मामले को पूरे झारखंड स्तर पर शहरीकरण से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनका निस्तार करने के लिए हम लोग इस विषय को जरा और विस्तृत रूप देंगे। अब एनजीटी इसमें क्या आदेश देता है आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। सर, एक दूसरी और एक सवाल मेरा ये भी है कि झारखंड में प्रचंड बहुमत वाली सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की सत्ता में है। 1.5 माह का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है। कैसे देख रहे हैं सर उनके कार्यकाल को? जो वायदे उन्होंने किए थे, कितना उन्होंने पूरा किया और अभी और क्या-क्या करना है? इसमें से एक वायदे पर तो अडिग है, जो मैया सम्मान योजना है, उसके लिए विभिन्न विभागों के पैसे को सरेंडर करा के और वह वादा पूरा किया जा रहा है। जी। बाकी तो ये वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक यानी मार्च तक तो सरकार को समय देना चाहिए। जो चुनावी वादे हैं, सभी के सभी वादे तो पूरा नहीं होते हैं, मगर जो प्रमुख वादे हैं उनको पूरा होना चाहिए। खास करके जेएससी है, इसके माध्यम से जो इम्तिहान लिए जा रहे हैं और युवकों की नियुक्ति का सवाल है। कई पीढ़ियां गुजर गई और युवकों की नियुक्ति नहीं हुई। ये सब चीज़ों को हमको उम्मीद है कि ठीक करेंगे। एक और वादा है, नगर पालिकाओं के चुनाव कराने हैं, तो हाईकोर्ट ने को भी कहा है इन्होंने कि हम 4 महीने के भीतर कराएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्च तक का तो समय इस सरकार को देना चाहिए। कोई सरकार के पीछे पड़ने की बात नहीं होनी चाहिए कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और ताकि पता चल जाएगा इस बार के बजट में कि मैया समान राशि के लिए बजट में कितना प्रावधान कर रहे हैं और कितनी राशियां सरेंडर हुई हैं। और इसके साथ ही जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इस पेंशन का भी पैसा नहीं जा रहा है लाभुकों के खाते में। तो 18 से 50 साल के बीच की महिलाओं को तो आप सम्मान दे रहे हैं, मगर जो सम्मान पहले से मिला है सर्वजन पेंशन योजना में, वह पेंशन की राशि नहीं जा रही है। तो यह भी तो सरकार के कार्यकलाप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात है। मगर मुझे लगता है कि इस बार बजट सत्र तक, मार्च तक इस सरकार को समय देना चाहिए। उसके बाद आलोचना प्रत्यालोचना का दौर चलना चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि झारखंड में भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले रघुवर दास अब सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से उन्होंने वापसी कर ली है। चूंकि जदयू भी भाजपा का एक विंग है, ऐसे में आप क्या देखते हैं सर कि झारखंड में अब भाजपा को मजबूती मिलेगी, एनडीए मजबूत होगा? अरे हम तो अभी पहले जनता दल ही नहीं मजबूत हो रहा है, उसकी बात करेंगे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और वैसे भी इसमें मैं कुछ बोलूँगा तो कहा जाएगा कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कह रहा हूँ। इसलिए इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विवेक पर छोड़ना चाहिए कि रघुवर दास जी के आने से क्या होगा, इनका इस्तेमाल वो क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन क्या करना चाहते हैं। राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है, उनका इस्तेमाल प्रदेश में करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय पदाधिकारी तक में कहीं इस्तेमाल चाहे पार्टी तो कर सकती है, ये समय बताएगा। इसलिए इस पर मेरी टिप्पणी कोई उचित नहीं कही जाएगी। ये भाजपा नेताओं के विवेक पर है, उनका अंदरूनी मामला है। सर, लेकिन यहाँ एक सवाल सर मेरा बनता है सर कि आपको सर राजनीति का ज्ञानी कहा जाता है, ऐसे में आप क्या देखते हैं रघुवर दास को किस जगह रखा जाने से मतलब भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा? नहीं, इस बारे में मेरा कुछ भी कहना उसको सही रूप में नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी करने से हमेशा बचते रहा हूँ। भाजपा में एक से एक अनुभवी लोग हैं, वो तय करेंगे, उनकी जो टीम बनेगी वो तय करेगी। ये भाजपा का मामला है, इस मामले में मैं एक सीमा से आगे अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सर, झारखंड में सर प्रदेश में जो जदयू की अभी हालत है सर, वर्तमान में जो जदयू का कार्यालय खाली रहता है, उसको कैसे देखें सर? उस पे क्या होना चाहिए और क्या पार्टी किस स्तर पर काम कर रही है? मैं चुनाव जीतने के बाद जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान खीरू महतो जी, उनसे मैंने 4 या 5 बार दूरभाष से बात की है। कुछ दिन उनकी तबीयत खराब थी। एक बार उन्होंने कहा कि हमारी संसद का सत्र चल रहा है। हमसे उन्होंने 10 दिन पहले कहा कि मैं अपनी एक बैठक बुलाता हूँ प्रदेश के लोगों की, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये संगठन का काम तो जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्हीं के पुरुषार्थ पर चलेगा। मैं तो विधायक हूँ, मैं संगठन के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। जरूर हमको बुलाएंगे, मैं अपनी बात कहूँगा,
ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, यही संगठन को मजबूत कर सकते हैं। संगठन गतिशील दिखना चाहिए। आप विपक्ष में हैं तो सरकार के क्रियाकलाप पर कोई ना कोई मुद्दा आता है, उस पर अपना विचार जरूर देना चाहिए और जिलों में बैठकें हों, ये सब है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कोई ना कोई बैठक करेंगे, मुझे बुलाएंगे, उसमें सारी बातें होंगी। अभी हमने सरयू राय से बात की, जिन्होंने अलग अलग मामलों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in